द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी भावी अध्यापकों का स्वागत करता है। आप लोग हमारे साथ आगामी शिक्षक भर्ती से संबंधित प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें 150 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट को हम लोग सॉल्व करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट आपका एग्जामपुर के प्रैक्टिस सेट लिया गया है। इसमें जो है 150 प्रश्न हम लोग कवर करेंगे और यह आपके नज़दीकी बुक स्टोर से प्राप्त हो सकता है। आप लोग वहां से इसको परचेज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हिंदी का पहला पोर्शन है और इसमें 1 और 2 नंबर का क्वेश्चन जो है ये पद्यांश से लिया गया है। यह पद्यांश है, आप लोग इसको अच्छी तरह से भली बात पढ़ेंगे। चलिए, उम्मीद है कि इसको अच्छी तरह से आप लोग पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन पूछा जाएगा पहले दूसरे का, उसको भी कमेंट बॉक्स में उत्तर भी देने का प्रयास करेंगे। अच्छे से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पढ़िएगा। गद्यांश हो गया, पद्यांश हो गया, आप लोग उसको बिल्कुल स्किप मत किया करें, क्योंकि ये जो है आपका नंबर यहीं से जो है बढ़ता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको भी अच्छे तरह से पढ़िएगा। थोड़ा लंबा जो है पद्यांश है, कोई दिक्कत नहीं होगा, उतना समय आपको हम दे रहे हैं पढ़ने के लिए। बहुत अच्छी, उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। अब भी नहीं पढ़ पाएँ तो वीडियो को रोकिए और आराम से पढ़ लीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है काव्यांश की जो आरंभिक पंक्तियों हैं उनका रूप किस प्रकार से है। विधान सूचक वाक्य है, इच्छा बोधक वाक्य है, आदेश बोधक वाक्य है या फिर संदेह बोधक वाक्य है। तो आरंभिक पंक्तियों के बारे में पूछा गया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल, यहाँ पे इच्छा बोधक वाक्य का रूप है, ये बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निज पूर्व गौरव दीप है स्वयं की अस्मिता या फिर पदचिन्ह पूर्वज शांतिमय उद्देश्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे पूर्वज इनके जो हैं इसका तात्पर्य है। नेक्स्ट प्रश्न है वाक्य के अंग कौन कौन से हैं। वाक्य के अंग कौन कौन से हैं। उद्देश्य, विधेय, योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति, पदक्रम या फिर आविन्ति, सरल मिश्र और संयुक्त वाक्य। वाक्य के अंग पूछा गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो कौन सा, पहला ही सही हो जाएगा। वाक्य जो अंग होते हैं, एक उसका उद्देश्य होता है, दूसरा विधेय होता है, तो यहाँ पे पहला ही सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए, ये सभी क्या है, ये जो तीसरा है सरल मिश्र और संयुक्त, ये वाक्य के प्रकार हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है। इसमें पूछा गया कि जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। कमेंट करके आप लोग आंसर बताएं। यहाँ पे बी पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है उसको, बी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है चढ़ाना क्रिया में भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा। ये जो चढ़ाना क्रिया है इससे कौन सा जो है भाववाचक संज्ञा बनेगा। चढ़ावा बनेगा, चढ़ाई बनेगा, चढ़ी बनेगा या चढ़नी बनेगा। तो यहाँ पे चढ़ाई बन जाएगा, चढ़ाना से चढ़ाई बनेगा और भाववाचक संज्ञा ये है। नेक्स्ट प्रश्न है ढेर सारा मक्खन किस विशेषण का उदाहरण है। तो ढेर सारा हमेशा अनिश्चित होगा, पता नहीं है कितना है, तो यह अनिश्चित परिमाणवाचक, क्योंकि इसको जो है नापा जाएगा ना कि तोला जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे नापा तोला जब जहाँ पर भी नापा तोला जाता है वो परिमाण जो है होता है वहाँ पे, तो निश्चय परिमाणवाचक जो है विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसके साथ नेक्स्ट प्रश्न है अनुराग ने फल खरीदे, इनमें कौन सी क्रिया है। सातवीं का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे सकर्मक क्रिया का यह उदाहरण है, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है वाक्य में जहाँ सबसे कम रुकना होता है वह प्रयुक्त होता है अल्प विराम, अर्ध विराम, लाघव, पूर्ण विराम। तो पहला ही अल्प विराम बिल्कुल सही हो जाएगा। जहाँ पर हल्का से रुकना होता है वहाँ पे, जैसे इसी वाक्य को हम पढ़ रहे हैं, वाक्य में जहाँ हल्का कम रुकना होता है, देखिए रुका गया ना यहाँ पे, तो वहाँ प्रयुक्त होता है तो अल्प विराम। तो यहाँ पे अल्प विराम का चिन्ह की बात करते हैं तो इस प्रकार से, ये तो अल्प विराम इस प्रकार से चिन्ह होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बिंदी भी होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, इसमें पूछा गया ज्ञ को वर्णमाला में माना जाता है। तो ज्ञ जो शब्द है इसको वर्णमाला में किस प्रकार का व्यंजन मानते हैं या किस प्रकार का अनुस्वार मानते हैं, ये पूछा गया है। यहाँ पे
व्यंजन, ये संयुक्त व्यंजन है, स्वर संधि है, अनुस्वार है या व्यंजन है ये? तो ये जो है आपका संयुक्त व्यंजन है और ये जा के नीचे हलंत प्लस य से मिलकर बना हुआ है। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। कभी कभी पूछ लेता है कि ज्ञा जो है किन दो वर्णों से मिलकर बनता है, तो जा के नीचे हलंत और य। नेक्स्ट प्रश्न है, सुदामा चरित्र के लेखक कौन है? 10वां, सुदामा चरित्र के लेखक के बारे में बताना है। तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन, नरोत्तम दास बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, केला का तत्सम शब्द कौन सा होगा? तो ये भी जी है, केला का कदली होता है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आएगा। अगला प्रश्न है, उत्कृष्ट में उपसर्ग कौन सा है? जो भी जी प्रश्न है उसको थोड़ा तेजी के साथ करेंगे क्योंकि समय ज़्यादा हो जाता है तो आप लोग भी घबराने लगते हैं। तो यहाँ पे माफ़ कीजिए, अपकृष्ट में उपसर्ग बताना है, तो कृत में जो है अप उपसर्ग लगा है, यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। शरद ऋतु में धूप में बैठा जाता है, शरद ऋतु में धूप में बैठा जाता है, इनमें कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही हो जाएगा वो सी बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे भाववाच्य है। बैठा जाता है, उठा नहीं जाता है, कार्य नहीं किया जाता है, इस प्रकार से जहाँ पर वाक्य आपको मिले वो हमेशा भाववाच्य वाक्य होगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होने के साथ अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न आपके यहाँ समास से संबंधित है। इसमें पूछा गया है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व जो तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध भी होता है, तो वो कौन सा समास कहलाता है? तो वो जो है कर्मधारय कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? बी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। क्लियर? चलिए, जैसे कह सकते हैं, जैसे कैसे, जैसे मान लेते हैं कि विशेषण प्लस विधेय जब मिलाएंगे जो संज्ञा होता है तो यहाँ पे कर्मधारय बनता है। हमेशा बताते आए हैं, पहला पद अगर विशेषण हो और दूसरा पद विशेष यानी संज्ञा होता है तो वो हमेशा कर्मधारय समास का होता है। क्लियर? तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन बन रहा है, कई कई कारण रोवे बाला जन टूटे मोतिहन के माला। तो कई कई कारण रोवे बाला जन टूटे मोतिन के माला, तो इसमें आपको अलंकार बताना है। तो यहाँ पे सी बिल्कुल उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। जहाँ कहीं पर भी उपमेय में उपमान की संभावना हो, तो यहाँ पर संभावना ही व्यक्त की जा रही है। ऑप्शन नंबर वहाँ पे सी बिल्कुल, यानी वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, इसलिए सी बिल्कुल सही ऑप्शन उत्प्रेक्षा हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। और इसमें देवताओं का उपवन जो होता है, देवताओं के रहने का स्थान जो होता है, वो कौन सा स्थान कहलाता है? तो उसको कानन, नंदन कानन कहते हैं। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन, क्या कहते हैं? नंदन कानन। और वहीं पे बात करते हैं, वह बगीचा जहाँ अशोक के वृक्ष लगे हों उसको अशोक वाटिका कहा जाता है। और 7 लोकों में तीसरा लोक जो है उसको स्वर्गलोक कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि निम्न शब्द के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विलोम शब्द कौन सा होगा? जैसे विलोम शब्द बताना है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे उत्तरार्ध लिखा है, उत्तरार्ध का तात्पर्य यहाँ पे दिशा से संबंधित नहीं है। उत्तरार्ध का तात्पर्य है जो है अगले वाले, आने वाले से। ठीक, तो इसका जो है पूर्वार्ध हो जाएगा, पहले से हो जाएगा। बी बिल्कुल सही ऑप्शन। पूर्वार्ध मतलब पहले का होता है, उत्तरार्ध मतलब अगले का होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और दिशा की बात करते हैं, जहाँ पर भी दक्षिणावर्त होता है वहाँ पर वामावर्त होता है, इस प्रकार से हो जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रिय मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है? इस वाक्य में रस बताना है।
तो चलिए देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आज 18 नंबर का प्रश्न है और आप लोग बताइए शांत रस है, करुण रस है, रौद्र रस है, श्रृंगार रस है। अगर क्वेश्चन को अच्छे तरह से पढ़ेंगे तो इसी में ही आपका जो है सेंटेंस में ही आंसर छुपा रहता है। ये कह रहा है, प्रिय मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो है करुण कर रही है, मतलब विलाप कर रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है बी, करुण रस, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न है, वह आता दो टूक कलीजे के करता, पछताता पर आता। तो इस पंक्ति है और इस पंक्ति में आपको किस कवि की ये कविता की पंक्ति है ये भी बताना है और इसके रचनाकार कौन है। वह आता दो टूक कलीजे के करता, पछताता पथ पर आता। तो ये जो है अगर पढ़े होंगे आप लोग तो ये भिक्षुक जो है कविता से लिया गया। पंक्ति कहाँ की है, भिक्षुक की है। और इसके लेखक कौन है, तो ललित शुक्ल, इसके माफ़ कीजिए ललित शुक्ल नहीं, ये वाला जो है भिक्षुक से होगा। भिक्षुक तो है ही और इसके जो है रचनाकार कौन है, तो रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द बहुवचन है। प्रातः, हस्ताक्षर, लड़का, किताब। तो यहाँ पे बहुवचन भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में ही होता है। क्लियर। और इसी के साथ अगला पोर्शन स्टार्ट होता है इंग्लिश का। इंग्लिश के पोर्शन केवल ऑप्शन को हम बताएंगे, आप लोग इसको मिलान करिएगा कितने प्रश्न आपके सही बने हैं। चलिए, ये आपका पोएम है, पोएम को अच्छी तरह से पढ़िएगा, पोएट्री है। और साथ साथ 21 नंबर का प्रश्न भी दिख रहा होगा। इसमें आपको मीनिंग जो दिया गया है ब्लूम, इसका अर्थ क्या होगा ये बताना है। तो 21 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, फेड। क्या हो जाएगा, फेड। नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर का। 22 नंबर का प्रश्न ऑप्शन जो सही है वो सी ऑप्शन एन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें आपको आर्टिकल चूज करना था, एन ओपिनियन, एन ओपन माइंडेड गर्ल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर पे चलेंगे और उसमें रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करके रिपोर्टेड इसको स्पीच बनाना है। 23वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे सी भर दिया जाएगा। पहले में क्या होगा, सी भर दिया जाएगा। यहाँ पे खाली स्थान जो दिख रहा है यहाँ पे सी भर दिया जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर है। इसमें एडवर्ब और एडजेक्टिव जो हैं, इन शब्दों को कौन सा होगा, मतलब ये जो क्यूकली शब्द वर्ण लिखा गया है, वर्ब, ये शब्द जो लिखा गया है वर्ड, ये एडवर्ब है या एडजेक्टिव है, ये पूछा जा रहा है इसमें। तो ये एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब। पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न है सुटेबल कंजक्शन, कंजक्शन को फिल करना है 25 का। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन। कंजक्शन कौन सा लगाएंगे, डाउटफुल डेट ही विल द क्लास टुडे, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला 26 नंबर प्रश्न कंप्रीहेंशन पैसेज से लिया गया है। पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ना है और 26 नंबर का साथ साथ क्वेश्चन भी दिख रहा होगा। यहाँ से यहाँ तक पैसेज को पढ़िए। 26 नंबर का क्वेश्चन बताइए, सिनोनिम बताना है। टेम्पर का सिनोनिम क्या होगा। तो यहाँ पर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, मिटिगेट बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है मेंशन अ कॉमन सुटेबल प्रीफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पे प्रीफिक्स जोड़कर शब्दों को बनाना है। तो कौन सा प्रीफिक्स सुटेबल होगा यहाँ पे, एराइज, एवाक, एलाइट, ऑप्शन नंबर पहला ही ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसी के साथ नेक्स्ट 28 प्रश्न नंबर की बात करते हैं। तो इसमें आपको सम गर्ल वर क्लीनिंग देयर डॉर्मिनेटरीज। तो यहाँ पे इसमें आपको इन्फिनाई वॉइस बदलना है इसका, ठीक है। एक्टिव वॉइस में है ये या पैसिव वॉइस में है ये बताना है, या दोनों में है। आइडेंटिफाई करना है वॉइस का। 28 का ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो कौन सा सही है, तो बी बिल्कुल ये एक्टिव वॉइस में है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं 29 नंबर। तो 29 नंबर का प्रश्न ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा।
यहाँ पे ऑफ भर दिया जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट 30 नंबर के प्रश्नों की बात करें तो 30 नंबर में ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। यहाँ पे ये नाउन होगा। ये जो एथलेटिक्स है ये क्या है, ये नाउन है। संस्कृत के प्रश्न स्टार्ट हुए हैं। संस्कृत में केवल ऑप्शन को बताएंगे, आप लोग मिलान करिएगा। 10 प्रश्न इसमें होंगे। स्थावरः का विपरीतार्थ शब्द क्या होगा, मतलब विपरीत शब्द विलोम शब्द कौन सा होगा। यहाँ पर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। जंगम बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 32 में सी ऑप्शन आपका सही होगा। मेघदूतम से ये जो है लिया गया है पंक्ति। अगला प्रश्न है 33 नंबर का। गम धातु विधि जो है लिंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप कौन सा है। 33 नंबर के प्रश्नों को देखिए और बताइए ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा। यहाँ पे पहला ही गच्छेम बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है अभ्यांतर प्रश्न के कितने भेद होते हैं। 4, 5, 6, 7। तो 5 जो है भेद होते हैं अभ्यांतर प्रश्न के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है 35वें में प्रत्यय पूछा गया है। इस पद में कौन सा प्रत्यय है। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे कत्व प्रत्यय लगा है। ऑप्शन नंबर जो है कत्व नहीं तो प्रत्यय लगा है। यहाँ पे ए बिल्कुल सही होगा। और उसी के साथ अगला 36 नंबर का प्रश्न में ये शब्द जो लिखा गया है रेखांकित शब्द, मतलब ये शब्द टंडुलान, इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। वे बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ नेक्स्ट अनुपस्थिति पद में कौन सा समास है। तो ए तत्पुरुष समास है। और उसी के साथ अगला प्रश्न है कश्चित का संधि विच्छेद क्या होगा। बी बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे कस प्लस चित बिल्कुल कश्चित हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है उपाधि पद में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो उपाधि में उप का प्रयोग किया गया है उपसर्ग का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन। धी में उप जुड़कर उपाधि बना दिया गया है। और उसी के साथ 40 नंबर के प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें ये आपका जो है बड़ा सा पैसेज लिखा गया है संस्कृत में, इसको पढ़िए और नीचे क्वेश्चन इस प्रकार से इसका उत्तर देना है। यहाँ पर डी षष्ठ बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगले पोर्शन पे बढ़ते हैं और अगला पोर्शन आपका विज्ञान का है। विज्ञान के पोर्शन की बात करते हैं तो इसमें भी 10 प्रश्न हम लोग कवर करेंगे। और इसमें पहला क्वेश्चन है 41 नंबर का क्वेश्चन है आरएनए एक बहुलक अणु है, इसका पूरा नाम क्या होता है। आरएनए का पूरा नाम और बताना है इसमें। तो इसका पूरा नाम न्यूक्लिक अम्ल होता है। क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। माफ कीजिए, आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। और यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा राइबो न्यूक्लिक अम्ल। इसमें राइबोस शर्करा होती है। आरएनए में क्या होती है, राइबोस नामक शर्करा होती है, जो विषाणुओं में आरएनए ही आनुवंशिक पदार्थ जो होता है विषाणुओं में वो आरएनए ही होता है। लेकिन यहीं पे बात करते हैं कभी कभी डीएनए भी उसमें पाया जाता है, लेकिन अधिकांशता जो है आरएनए होता है। और इसी के साथ अगला प्रश्न है डाइफ्लोरोमीथेन का साधारण नाम क्या है। तो यहाँ पे इसका नाम है फ्रेयान। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन। डाइफ्लोरोमीथेन का जो साधारण नाम है उसको फ्रेयान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है किसके अनुसार आंतरिक ऊर्जा अवस्था का एक कार्य है और आंतरिक ऊर्जा में हुई वृद्धि प्रणाली को आपूर्ति की गई ऊष्मा और प्रणाली द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होती है। तो ये किस वैज्ञानिक का कथन है,
ये बताना है इसमें। और इसमें ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही हो जाएगा। इसमें थर्मोडायनेमिक्स का प्रथम ये नियम है। इसमें ये कहा गया है कि जो ऊष्मागतिकी है इसके 3 नियम इन्होंने दिए हैं, तो प्रथम नियम के अनुसार ये आपका जो है ये बनेगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। इसमें कुछ होता नहीं है, इसमें ये कैपिटल Q बराबर होता है डेल्टा U प्लस W, या कह सकते हैं डेल्टा U को एक किनारे कर लेते हैं। अच्छा, ये U है, ध्यान रखिएगा। डेल्टा U को एक किनारे कर लेते हैं और यहाँ पर हो जाता है कैपिटल Q माइनस W हो जाता है। क्लियर, इस प्रकार से आपका बन जाता है और यही इसका नियम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की बात करें और अगला प्रश्न है बल आघूर्ण की दिशा क्या होती है। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे बल आघूर्ण की दिशा की बात करते हैं तो प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत होती है ये। ठीक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है कौन सा अंग विषहरण करता है और पाचन के लिए आवश्यक रसायनों को भी पैदा करता है। लार ग्रंथियाँ, अग्नाशय, थायराइड्स या फिर यकृत। चलिए, अब आपको तो पर्याप्त समय लगभग हमारे हिसाब से मिल जा रहा है कि क्वेश्चन के आंसर को पढ़ सकें, ऑप्शन को भी पढ़ सकें। जब हम पढ़ ले रहे हैं आंसर को, क्वेश्चन को, तो आप लोग भी पढ़ सकते हैं। अब इतना स्लो तो नहीं पढ़ते हैं कि छोटे बच्चों की तरह पढ़ें। तो यहाँ पे 45 नंबर का ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो कौन सा सही हो जाएगा, वो डी ऑप्शन बिल्कुल यकृत जो होती है यही विषहरण करता है और पाचन के लिए आवश्यक रसायनों को भी पैदा करता है। डी ऑप्शन सही होने के साथ यकृत के बाद अगला प्रश्न है कि पानी में से ठोस पदार्थ को प्राप्त करने की सबसे किफ़ायती विधि कौन सी है। पानी से ठोस पदार्थों को अलग करना है तो सबको पता है डी बिल्कुल सही ऑप्शन अवसादन हो जाता है। और इसी के साथ अगला छानना जिसको कहते हैं। इसी के साथ अगला प्रश्न है प्रकाश या समुद्र की जो नीलिमा होती है उसको मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे साइनोमीटर कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ अगला प्रश्न में बढ़ेंगे और इसमें रुधिर को पतला करने के रूप में किस दवा का प्रयोग किया जाता है, या रुधिर को पतला करने के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है। पहला बिल्कुल ए वारफरीन बिल्कुल सही ऑप्शन ए हो जाएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न है प्रोटीन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। 49 ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे क्वाशियोरकर के कारण जो है प्रोटीन की कमी के कारण ये बच्चों में होने वाला रोग है। ध्यान रखिएगा, जो बच्चे होते हैं छोटे बच्चे उनमें ये प्रोटीन की कमी के कारण हो जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न 50वां प्रश्न है इसमें किस पौधों की कौन सी एक पौधे की ऐसी प्रजाति है जिसने कम पानी वाले वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलन किया है। पानी कम ही मात्रा में मिले फिर भी वो पर्यावरण में जो है जी सकता है, वो कौन सा पौधा है ये बताना है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन पहला उसको मरुद्भिद कहते हैं। क्या कहते हैं, मरुद्भिद। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। गणित के पोर्शन को तो स्किप किया जाएगा क्योंकि ये सर के द्वारा अलग से क्लास पढ़ाया गया है, अलग से वीडियो दिया जा रहा है। आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के गणित के पोर्शन को देख लिया करेंगे। हम लोग अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न लेने से पहले ये पोर्शन जो है वो पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन का पोर्शन है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आप लोग को जो स्टिकर दिख रहा है प्रैक्टिस सेट परचेज करने का, उसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर परचेज कर लें। ये प्रैक्टिस सेट आपके जो है परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यदि आप इन सभी प्रैक्टिस सेट को कर लेते हैं तो बिल्कुल यकीन मानिए आपका जो है कोई भी परीक्षा जो है सुपर टेट का निकलने से रोक नहीं सकेगा। तो इसको ज़रूर ले लीजिए, ये हमारा सजेशन है। चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्नों की तरफ। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी संस्था नज़र रखती है कि बैंक वास्तव में नगद शेष बनाए हुए हैं। चलिए आप लोग अब बताइए कमेंट करके आंसर कौन सा इसका होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका जो है वो भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। आरबीआई, जिसको भारतीय रिजर्व बैंक कहा जाता है, यही बैंक वो है जो वास्तव में नगद शेष बनाए रखे हुए सभी बैंकों पर नज़र रखती है। और इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना आरबीआई की 1 अप्रैल 1905 को होती है और 1934 के तहत यानी 1934 का इसका एक्ट था और इसके तहत इसकी स्थापना होती है।
इसकी स्थापना में बात करते हैं अहम भूमिका किसका रहा, तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का आरबीआई की स्थापना में अहम भूमिका निभाई गई है, ठीक, उनके द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका भी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, जीवाश्म ईंधन के दहन से कौन सी गैस पैदा होती, माफ कीजिए पैदा नहीं होती है, ये बताना है। जीवाश्म ईंधन अगर जल रहा है तो उसमें कौन सी गैस पैदा नहीं होती है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पैदा होती है, सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बहुत अच्छे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सैंडल पीक बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। सैंडल पीक जो है ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई जो है वो 737 मीटर है, और वहीं पे फीट की बात करते हैं तो 2410 फीट जो है इसकी ऊंचाई है। क्लियर, फिट कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, अपक्षपात वक्र क्या दर्शाता है, 74 नंबर का प्रश्न। अपक्षपात वक्र जो दर्शाता है वो, और इसी को जो है उदासीनी वक्र, तटस्थ वक्र से नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। दो वस्तुओं से जो प्राप्त जो संतुष्टि होती है वही अपक्षपात वक्र को दर्शाता है। जैसे कह सकते हैं इस प्रकार से, एक मिनट बनाकर थोड़ा दिखा दें आप लोग को। जैसे ये मान लेते हैं ग्राफ है, तो इस प्रकार से जो बनेगा वो इसको दर्शाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे क्या है, कम संतुष्टि है, क्या है, कम संतुष्टि है। और ये मान लेते हैं ये वाई वस्तु है और ये एक्स वस्तु है, और सबसे अधिक संतुष्टि कहाँ पर है, यहाँ पर है, अधिक संतुष्टि। तो इस प्रकार से जो दोनों में अंतर दिखाता है, यानी दो वस्तुओं में प्राप्त जो संतुष्टि होती है, यही इसी को अपक्षपात वक्र कहा जाता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। पहला ऑप्शन बिल्कुल संयुक्त राज्य अमेरिका से, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, 17 दिसंबर 1927 को जॉन सैंडर्स की हत्या किसने कर दी थी। बहुत अच्छे प्रश्न, ये भी सभी को पता है, ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है और ये आप लोग पढ़ते भी होंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, भगत सिंह के द्वारा इनका जो है हत्या किया गया है सैंडर्स का। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं। टाइगा वन, टुंड्रा वन, समशीतोष्ण वन या फिर उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। और ऐसे वन वहाँ पे पाए जाते हैं जहाँ पर कह सकते हैं कि जो है बराबर जल मिलता हो, नमी बनी रहे और धूप ना पड़े। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो सही बी बिल्कुल सही हो जाएगा। टुंड्रा वनों में ये जो है पाए जाते हैं वन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल, यानी कि शैवाल और काई से बने जो वन होते हैं उनको टुंड्रा वन कहा जाता है। इस प्रकार से प्रश्न होगा, बी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका होगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न है कि किसका दैनिक तापमान में अंतर सबसे अधिक होता है। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे मरुस्थल का होता है। मरुस्थल का दैनिक तापमान और रात्रि तापमान में अंतर होता है। जैसे दिन के तापमान में जब सूर्य की रोशनी पड़ती है उसमें, तो वहाँ की जो मरुस्थल होता है वहाँ की बालू हीट हो जाती है तो तापमान अधिक हो जाता है। और वहीं पे जैसे ही सांझ होता है, सूरज छिपता है, तो वहाँ की बालू क्या होती है, ठंडी हो जाती है। तो वहाँ पर ठंड पड़ना मतलब कह सकते हैं हल्का नमी हो जाती है, ठंडक हो जाती है मौसम। तो ये सबसे अधिक अंतर देखने के लिए मरुस्थल में ही मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और अगला प्रश्न है, पौधों को वर्गीकृत किया जाता है। तो पौधों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है ये बताना है। तो यहाँ पर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, उत्पादकों में उसको वर्गीकृत किया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये प्रश्न है और इसका क्वेश्चन आप लोग को कमेंट करके बताना है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं कौशल, शिक्षण कौशल से। तो शिक्षण कौशल का प्रश्न है और इसमें पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के लिए किस नियम पर आधारित है। मतलब इसको सीखना है तो ये किस नियम पर आधारित होगा। प्रभाव का नियम, सादृश्यता का नियम, तत्परता का नियम या फिर साहचर्य का नियम। तो पहला ऑप्शन
यानी 81 नंबर का ऑप्शन जो होगा वो सी, तत्परता का नियम। जितने तत्पर आप होंगे उतनी जल्दी आप जो है सीख पाएंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और मैंने इस प्रश्न का ऑप्शन पूछा था कौन सा सही होगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। सी बिल्कुल सही ऑप्शन। आप लोग कमेंट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, कमेंट करते रहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ेंगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य क्या है? 82 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ होता है कि सीखने की क्रिया के दौरान शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्रों में नियमित रूप से आकलित करना ही ये सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है। भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। साथ साथ अगला प्रश्न है कि वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है, तो क्या कहा गया है? तो उसको समावेशी शिक्षा कहा गया है। जैसे जो भी बच्चे निःशक्त हैं उनकी जो शिक्षा है उसको समावेशी शिक्षा कहा गया है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि कौशल सीखने की पहली अवस्था कौन सी है? कौशल सीखने की पहली अवस्था जो है वो आपका अनुकरण है। ये तो ये प्रश्न है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख ही लीजिए तब भी सही रहेगा। अगला प्रश्न है मूल्यांकन किया जाना चाहिए, तो किस प्रकार से मूल्यांकन किया जाना चाहिए? तो सी, बच्चों के सीखने के स्तर का मूल्यांकन का ज्ञान होता है, तो यहीं पे मूल्यांकन इसी का ज्ञान किया जाना चाहिए। सी बिल्कुल सही ऑप्शन। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इसमें है कि सीखने की जो प्रोजेक्ट विधि है वो किस अवस्था के लिए उपयोगी होती है? बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर इन सभी के लिए? तो ये सभी के लिए जो है प्रोजेक्ट विधि सबसे अच्छी मानी जाती है, चाहे वो बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था हो। डी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। और इसके बाद अगला प्रश्न जो आता है उसमें रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई है, ये पूछा गया है। चलिए ऑप्शन बताइए। स्वामी दयानंद के द्वारा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा, गुरु नानक देव के द्वारा? तो यहाँ पर बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1897 में कलकत्ता में किया गया है। और रामकृष्ण मिशन जो थे वो स्वामी विवेकानंद जी के कह सकते हैं गुरु थे। ठीक, इसीलिए इन्होंने किया है। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपका है कि एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, तो वह क्या कर रही है? तो वो जो कर रही है वो ऑप्शन पढ़िए और कमेंट करके बताइए, तब उसके बाद हम ऑप्शन को बताते हैं। चलिए, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा। वह बच्चों को पाठ समझने की जो स्वशैली है उस विकसित करने की सहायता कर रही है। ठीक, विकसित करने में सहायता कर रही है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। अध्यापकों द्वारा बच्चों की जो स्वतंत्रता को बढ़ावा व सहायता देना है, यही तत्व है जो कक्षा में अधिगम हेतु सहायता हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः किस पर केंद्रित होता है? समावेशन जो होता है वो किस पर केंद्रित होता है विद्यालय में? तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर ये होता है। ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न जो स्टार्ट होगा, ये पोर्शन जो है ये बाल मनोविज्ञान का है। इसमें 10 प्रश्न हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए इसमें भी देख लेते हैं। पहला 91 नंबर का प्रश्न है। इसमें जो बालक स्कूल के जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा से नीचे की कक्षा के कार्य करने में असमर्थ हैं, वो कौन से बालक कहलाते हैं? तो यहाँ पर बी, वो जो है मानसिक रूप से मंद बालक कहलाते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। और इसमें पूछा गया कि कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? चलिए 92 नंबर का प्रश्न बताइए, ऑप्शन कौन सा होगा? यहाँ पे ऑप्शन आपका जो होना चाहिए था
विशिष्ट अधिगम विकलांगता की बात किया गया है, तो इसमें डिसलेक्सिया होता है। ठीक, क्या होता है? डिसलेक्सिया, जो कि ऑप्शन बी में लिखा गया है। यह एक मानसिक विकार है और यह पढ़ने में, बच्चों को पढ़ने से संबंधित विकार होता है, पढ़ने में संबंधित कठिनाइयाँ होती हैं इसमें, और इसमें बालक पढ़ने में अक्षम जो है हो जाता है। यह अधिगम विकलांगता का भी उदाहरण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न है, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? श्रवण बाधित का तात्पर्य है जो सुन नहीं पाते हैं, उन बच्चों को क्या तकनीक का उपयोग करके पढ़ाया जाता है? तो यहाँ पर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो गया, सांकेतिक भाषा में उनको पढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था कितनी वर्ष तक होती है? तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 6 वर्ष तक जो है शैशवावस्था होती है। वैसे बात करते हैं, शैशवावस्था का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष, 0 से 6 वर्ष तक होती है, और ये 3 अवस्थाओं में इसको बांटा गया है बाल विकास को। पहला शैशवावस्था होता है, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था। तो शैशवावस्था को मैंने बता ही दिया है, 0 से 6 वर्ष होता है। वहीं पे आपका बात करते हैं बाल्यावस्था का, तो 6 से लेकर के 12 वर्ष तक इसकी कार्यकाल होती है, कार्यकाल मतलब अवस्था होती है। और वहीं किशोरावस्था की बात करते हैं तो 12 से 18 वर्ष तक होता है, 6 साल का अंतर होता है सभी में, तो याद रखिएगा। यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है, अध्ययन की दृष्टि से व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व क्या है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन होगा, विद्यार्थियों का समरूप समूह जो है उसमें वर्गीकरण, यही विभिन्नताओं का महत्व है। अगला प्रश्न है, स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है इसलिए, तो स्किनर बॉक्स का प्रयोग किस लिए किया जाता है, किस में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल क्रिया जो प्रसूत अनुबंधन के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए था, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के लिए। इसी के साथ अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? तो यहाँ पे अनुक्रिया बंधन को सुदृढ़ कर सकना ही इनका परिणाम रहा, और इनके अनुसार, थॉर्नडाइक के अनुसार की बात करते हैं तो सीखने के लिए पुनर्बलन केंद्रीय तत्व है तथा अनुक्रिया का संतोषजनक परिणाम ही यही है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अधिगम के प्रयास एवं भूल सिद्धांत के शीर्षक सिद्ध किए हैं उन्होंने, ऑप्शन बी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, तो विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु जो शिक्षक हैं उनको ध्यान देना चाहिए अपने पहनावे पर, अनुशासन पर, व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्याओं पर, या फिर पाठ्यक्रम पर। तो यहाँ सबसे सटीक और अच्छा आंसर जो बेस्ट होगा वो कौन सा होगा? तो विशिष्ट बालकों की शिक्षा पर, यहाँ पे विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु बात किया गया है, ध्यान दीजिएगा। अगर क्वेश्चन को नहीं पढ़ पाएंगे सही से तो गलत हो जाएगा। तो विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु जो शिक्षक को ध्यान देना चाहिए वो व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्याओं पर देना चाहिए, सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग की इस क्वेश्चन पर राय है, अपना राय जरूर रखेंगे कि इसमें क्या हो सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में पढ़ते हैं। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना जो है, आगे पढ़ेंगे, सीखना संज्ञानात्मक संकाय है, यानी सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है 100 नंबर का, इसमें समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक एवं अन्य विभिन्न योग्यता परिस्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है, यही समावेशी शिक्षा कहलाती है। और ये हमेशा हम बताते आए हैं, उसमें चाहे जो भी बालक हों, चाहे वो मंद बालक हों या पिछड़े बालक हों या सामान्य बालक हों या जो है अग्रसर बालक हों, वो हमेशा जो है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका स्टार्ट होता है सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटना, यानी कि करंट अफेयर का भी प्रश्न यहाँ पे आपको मिलेगा देखने के लिए। तो चलिए इसको भी स्टार्ट करते हैं। लौह पुरुष की उपाधि से किसे विभूषित किया गया है, यानी लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सी बिल्कुल यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम
से उपाधि मिली है और उन्हीं को विभूषित किया गया है। सी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ अगला प्रश्न भी, और थोड़ा तेज़ी के साथ हम लोग करेंगे अन्यथा समय ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? तो रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, कौन सी किताब मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? 3 लिखी गई है तो 1 नहीं लिखी गई है, ये बताना है। तो यहाँ पे गबन इनके द्वारा लिखी गई है, गोदान लिखी गई है, निर्मला लिखी गई है, पर गाइड नहीं लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और ये बात करते हैं गाइड किसके द्वारा लिखी गई है, तो R.K. नारायण के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम परमाणु बम विस्फोट किस नगर में किया गया? बहुत अच्छा, तो अभी तक 2 ही हुआ है परमाणु विस्फोट, और वो भी दोनों जो है कह सकते हैं केवल जापान के ऊपर हुआ है, एक हिरोशिमा एक नागासाकी। ठीक, तो सबसे पहले हिरोशिमा पर हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। 104 का जो है वो पहला ऑप्शन सही होगा, और ये जो था वो 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर होता है, और माफ़ कीजिए हिरोशिमा पर जो होता है वो 6 अगस्त 1945 को होता है हिरोशिमा पर, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर होता है। ध्यान रखिएगा, दोनों शहर एक जापान के ही शहर हैं, दोनों जगह गिरते हैं। अगला प्रश्न आपका है, विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो सी बिल्कुल सही, यहाँ पे 14 दिसंबर को विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, WWF यानी वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड के प्रतीक कौन से जानवर आते हैं? इसका प्रतीक कौन सा जानवर है? तो पहला ही जायंट पांडा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे। और अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है, एक तरफ कथन दिया गया है, दूसरी तरफ कारण दिया गया है। तो LPG एक प्रदूषक मुक्त वाहन ईंधन है, ये कथन है। तो अगला कारण में कहा गया है कि CNG ईंधन चलित बसों का चलाना भारत के मेट्रोपॉलिटन नगरों के लिए संतुष्टि है। इसमें कूट भाषा में जो ऑप्शन होगा कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तो जैसे LPG प्रदूषक मुक्त है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ और सी जो है वो CNG जो होती है, यह बसों को चलाने या कारों को चलाने के लिए होती है, और मेट्रोपॉलिटन नगरों की संतुष्टि के लिए भी सही है। ठीक, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं करता, क्योंकि ये LPG है, ये CNG है, दोनों अलग अलग है। और बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, EMF संक्षिप्त रूप, यानी कि EMF जो है इसका पूरा नाम क्या है? IMF का इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका पूरा नाम है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसका हिंदी में नाम है। और यहाँ पे इसका ऑप्शन की बात करते हैं तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी IMF को ही विश्व बैंक की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव कौन था? तो डी बिल्कुल यहाँ त्रिगवेली जो हैं ये संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव रहे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। विश्व आर्थिक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? 110 का सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अभी यहाँ ऊपर जो देखे थे पूरा नाम वही है इसका। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन। 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया। सी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ अगला प्रश्न लेते हैं। और इसमें पूछा गया है कि रक्षा मंत्रालय ने दवाओं की होम डिलीवरी के लिए किस योजना को प्रारंभ किया है? तो यहाँ पे ऑप्शन पहला सेहत योजना बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पे होम डिलीवरी और वो भी दवाओं के लिए, तो सेहत बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा ए बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, भारत सदस्य नहीं है तो किसका सदस्य नहीं है भारत? ये देखिएगा, तो जो देशों में राष्ट्रकुल है इसमें भी शामिल है, सार्क में भी शामिल है, नाम में भी शामिल है, लेकिन एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन में शामिल नहीं है। तो डी बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान कितने वर्ष के बच्चों के लिए ये है? और इस योजना का जो शुभारंभ किया गया सर्व शिक्षा अभियान का 2001 में इसका शुभारंभ यानी शुरुआत किया जाता है।
SSA का उद्देश्य 2010 तक 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष की आयु तक वर्ग जो के बच्चे हैं उनको जो है प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना इनका लक्ष्य रहा। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। SCSS का तात्पर्य है सर्व शिक्षा अभियान, SSA का। अगला प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो पहला ऑप्शन जॉर्ज वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति रहे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी संस्था को विश्व बैंक के सुलभ कर्ज विंडो के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर भी IDA बैंक बिल्कुल सही, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे IDA बैंक बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ अगला प्रश्न है विशेष आहरण अधिकार किसने बनाए थे? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है हमारा राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? यानी भारत का राष्ट्रीय वृक्ष की बात किया गया है यहाँ पे, कौन सा है? तो बरगद है, डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा उत्पादन सी कार्टेल का उदाहरण है? सी कार्टेल का उदाहरण यहाँ बताना है। तो ओपेक, ए बिल्कुल सही ऑप्शन, समुद्र से संबंधित है। जैसे पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक जिसका नाम है, यही सी कार्टेल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है संयुक्त राष्ट्र संघ में कौन सी कामकाज की भाषा नहीं है? तो यहाँ पर डी जापानी जो है ये कामकाज की भाषा नहीं है, बाकी अरेबिक, फ्रेंच और स्पेनिश तीनों है। ठीक, ध्यान रखिएगा, तीनों भाषाओं में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ भाषा कामकाज करती है। अगला प्रश्न है मानव विकास सूचकांक कौन तैयार करता है? मानव विकास सूचकांक कौन तैयार करता है? तो ये जो है HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो तैयार किया जाता है वो ऑप्शन नंबर पहला संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा किया जाता है। ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और उसी के साथ नेक्स्ट 22 नंबर के प्रश्न की बात करें उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन से हैं? जो कानपुर को सबको पता ही है, लेकिन यहाँ जुड़वा शहर दिए गए हैं, तो कानपुर और आपका आगरा बिल्कुल सही हो जाएगा, नहीं ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। साथ साथ नेक्स्ट है किस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाती है? सफ़ेद हाथियों की भूमि किसे कहा जाती है? तो यहाँ पे भी बिल्कुल थाईलैंड को कहा जाता है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे 5 बिग 5 अर्थात P5 के नाम से जाने जाता है इनको, और जिसमें 5 देश आते हैं, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें आते हैं। तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, तो इसमें प्रसिद्ध जो संपादक, कवयित्री, विदुषी और लेखिका इंदिरा गोस्वामी हैं, उनको कौन सी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? बांग्ला, उड़िया, असमिया या हिंदी? तो इनको असमिया के लिए दिया गया है, सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। साथ साथ नेक्स्ट 126 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। इसमें पूछा गया है कि किस भारतीय को विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है? महेश भट्ट, सत्यजीत रे, मीरा नायर, GP सिप्पी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सत्यजीत रे को जो है विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है, भारतीय हैं ये भी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा इसका। और अगला प्रश्न जो आपका बनेगा, इसमें सही जोड़े कौन से नहीं हैं ये बताना है। कौन सा जोड़ा मिलान नहीं सही है? जैसे इबोला वायरस जो होता है वो चेचक के लिए होता है, या फिर जीव संख्यांकी की पहचान जो होती है उंगली छापन तथा आइरिस स्कैन के लिए होती है। क्लोनिंग जो होती है वो आनुवांशिक प्रतिकृति के लिए होती है, या फिर DNA जो फिंगरप्रिंट है ये पैतृक या अपराधी की पहचान करने के लिए होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो पहला ही सही हो जाएगा। इबोला वायरस ये जो है सुमेलित नहीं है, ये चेचक के लिए नहीं होता है। तो ये होता किसके लिए है? तो इबोला एक रक्तस्रावी बुखार है। यह कांगो गणराज्य यानी कि जो दक्षिण अफ्रीका का देश है कांगो गणराज्य, वहाँ पाया जाने वाला एक वायरस होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वोत्तम योगदान के लिए दिया जाता है? तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वोत्तम पुरस्कार प्राप्त करने के लिए दिया जाता है, सी ऑप्शन सही होने के साथ नेक्स्ट जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार
किस लिए दिया जाता है? यहाँ पर सी बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय समझदारी के लिए जो है जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार दिया जाता है। साथ साथ अगला उपन्यास द वेजिटेरियन के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक की बात करते हैं, पहला ही ऑप्शन हैन कैंग बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, इसके लेखक यही हैं। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, रीजनिंग का प्रश्न है, इसमें ऑप्शन को बताएंगे, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 131 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 132 की बात करते हैं, 132 का ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 133 पे चलते हैं, इसमें भी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही होगा, जो कि जानवर हाथी और शेर को दर्शाएगा। ठीक, तो ये शेर है, ये हाथी है, और ये दोनों जी क्या हैं, जानवर हैं। अगला प्रश्न है 134 का, इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन 120 अंश का कोण बनेगा। और उसी के साथ 135 की बात करते हैं, तो 135 में सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। कंप्यूटर का प्रश्न है, ओरेकल क्या होता है? तो ओरेकल क्या है ये बताइए। चलिए 5 प्रश्न कंप्यूटर के भी सॉल्व करने हैं हम लोग को। तो ओरेकल एक डेटाबेस पैकेज होता है। क्या होता है? डेटाबेस पैकेज, बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईमेल में BCC का अर्थ क्या होगा? जो ईमेल में BCC होता है, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न है, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर मान लीजिए चल रहा है, ऑन है, कोई दिक्कत नहीं, तो वहाँ से अगर उसको हम रीस्टार्ट करना है, मतलब ऑफ हो फिर अपने आप ऑन हो, तो उसको क्या कहेंगे? इस वर्तमान में मोबाइल में भी ये व्यवस्था कर दी गई है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिबूट कहते हैं। यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियाँ ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, डीबगिंग उसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डीबगिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली की आधार संख्या कितनी होती है? तो इसकी आधार संख्या 16 होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का आधार संख्या 16 होती है। नेक्स्ट कौशल, जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि के भी प्रश्न आ गए हैं, इसमें भी 10 प्रश्न हैं। चलिए फटाफट इसको भी कवर कर लेते हैं। तो पहला है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी जो होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं? आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थियों के बारे में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन को पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल, ये आंतरिक रूप से जो अभिप्रेरित विद्यार्थी होते हैं उनके वाह पुरस्कार जो होती है उनकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा इसका। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अच्छा, ये आप लोग को संभवतः समझ में ना आया हो तो इसको हम समझा दे रहे हैं थोड़ा। जैसे आंतरिक रूप से जो अभिप्रेरित विद्यार्थी होते हैं उनके लिए वाह पुरस्कार जो होती है उनकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। इस तरह से बालक के आंतरिक प्रेरणा महत्वपूर्ण होती है। इसका तात्पर्य है कि अगर बाहर से उनको कोई पुरस्कार देकर प्रेरित कर रहा है पढ़ने के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो वो प्रेरित नहीं रहते हैं ज़्यादा समय के लिए, इसलिए उनको आंतरिक अभिप्रेरणा या प्रेरित करना चाहिए। क्लियर हो गया होगा प्रश्न को। अगला प्रश्न है, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति जो है वो कौन सी है? तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपका, विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना और उनके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करते रहना। यहाँ पे ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस तत्व के आधार पर नेतृत्व अत्यंत प्रभावशाली बन जाता है? 143 का ए ही ऑप्शन सही होगा। नेतृत्व के व्यक्तित्व लक्षण जो हैं इससे प्रभावी बन जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, प्रशासन के क्षेत्र में नौकरशाही उपागम का आरंभ किसने किया था? 144 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही होगा कौन सा सही हो जाएगा? तो वो भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, एम वेबर के द्वारा ये किया गया है। और उसी के साथ अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, इसमें है कि एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, तो वो क्या है? अभिप्रेरणा है, संवेग है, वचनबद्धता है या फिर अध्यवसाय है? तो बेरी जी पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। यहाँ पे अभिप्रेरणा उसको कहते हैं, ए बिल्कुल सही ऑप्शन। और उसी के साथ अगला प्रश्न है आपका, अभिप्रेरणा के अधिगम के बारे में कौन सा एक सही कथन
सही है, मतलब कौन सा कथन एक सही है। तो चलिए ऑप्शन को पढ़िए। तो यहाँ देखिए, पढ़िए पहला, देखिए पहला ऑप्शन, अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब विद्यार्थियों के भीतरी प्रेरणा हो। सही बात है। सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। बहुत सही, तभी अधिगम जो है वहाँ पे कह सकते हैं अधिगम प्रभावी होगा। तो ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक अपने, अच्छा यहाँ पे थोड़ा लंबा प्रश्न है, इसको पढ़ लेते हैं। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ विद्यार्थियों एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, लेकिन कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। तो इस स्थिति से निपटने का जो कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है। तो चलिए, ये प्रश्न भी कई बार रिपीट हुआ है। तो इसमें सबसे पहले अगर उसको विश्वास नहीं है तो उसको टीचर पर विश्वास करना चाहिए कि विश्वास पात्र होना चाहिए, और अगर मतलब बैठकर समझना भी चाहिए। ठीक है, विश्वास नहीं हो रहा तो बैठकर समझना चाहिए या फिर विश्वास करना चाहिए। इस प्रकार से जो भी ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए देखते हैं बी ऑप्शन में क्या है। अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर समाधान चर्चा भी करनी चाहिए। यही बिल्कुल सही ऑप्शन मैंने पहले ही बता दिया था। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि कौन सा शिक्षार्थियों के सृजनात्मक का पोषण करता है। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपका सही होगा। प्रत्येक विद्यार्थी की जो अंतर्जात अभिक्रियाओं का पोषण करने एवं करने के अवसर उपलब्ध कराना ही शिक्षार्थियों के सृजनात्मक पोषण करता है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। साथ साथ अगला प्रश्न है, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि। तो सीखना कब समृद्ध होगा, जब, देखते हैं कब। तो यहाँ पे कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। शिक्षण विभिन्न प्रकार से व्याख्यान और प्रस्तुतिकरण का प्रयोग किया जाए। कक्षा में अवधि संस्थाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, या फिर वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए। ये बिल्कुल देखिए, जब वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाएगा जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे के अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस क्रिया को सुगम बनाए। बिल्कुल सही, डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। यही सीखना समृद्धि हो सकता है। और उसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ये इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है। इसमें पूछा गया है, किसको एक अभिप्रेरित शिक्षक का संकेत माना जाता है। शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, शिक्षार्थियों के द्वारा पूछा गया प्रश्न, कक्षा में खामोशी, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सही होगा। जब विद्यार्थी प्रश्न पूछने के लिए उत्सुक होते हैं तो वहाँ पे अभिप्रेरित शिक्षक का संकेत माना जाता है। भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग 150 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर चुके हैं। इस 150 प्रश्नों में अगर 20 प्रश्न गणित के छोड़ दिए जाते हैं तो 130 में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।